हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 2 है केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन का। इसमें हमें बताना था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आपकी 2 यूनिट्स बची हुई थी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड आपकी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी एंड एफ ब्लॉक का देखेंगे फास्ट रिवीजन। देखिए, इसमें आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसको आप रिवाइज कर लेंगे एक बार। इसके बाद में कैटेगरीज आपको पता है, पीरियडिक टेबल अगर आपने पहले पढ़ी है तो अपनी पीरियडिक टेबल अपने सामने आप रखिए, वहाँ देखिए। सबसे पहले तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं, कौन से ग्रुप से स्टार्ट हैं, कहाँ तक हैं। जैसे आपको पता है कि थर्ड ग्रुप से कहाँ तक हैं, ये 12 ग्रुप तक हैं। तो थर्ड ग्रुप से 12 ग्रुप तक टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जो आपके डी ब्लॉक में हैं। आप देखो, फर्स्ट रो में ही आपके 10 और ये आपके 10 देन आपके ये 40 एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता है कि यहाँ पे जो लैंथेनियम है 57 नंबर, इसके बाद से आपकी लैंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होती है ना, जो कि आपकी 58 से 71 तक है, 58 से 71 तक, ठीक है। 14 एलिमेंट्स आपके लैंथेनाइट सीरीज में आ गए। एक्टिनियम के बाद से जो है एक्टिनाइट सीरीज है, एक्टिनाइट सीरीज में आपके 14 एलिमेंट्स यहाँ एफ ब्लॉक में आ गए। एफ ब्लॉक में टोटल आपके कितने हैं, 28 एलिमेंट्स आपको एफ ब्लॉक में पढ़ने हैं एंड 40 एलिमेंट्स आपके ये जो हैं वो डी ब्लॉक में हैं, ठीक है। तो इनका आपको सबका एटॉमिक नंबर, नेमिंग, जो भी ट्रिक है याद करने की, जैसे भी आपने किया है वैसे आप इनको दिमाग में रखें, रिवाइज करते रहें। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें लास्ट टाइम पे भी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है, तो देखिए एटलीस्ट पीरियडिक टेबल अगर आपको याद है, आपने 11th में अच्छे से पढ़ी है, तो यहाँ आपको चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और उनकी प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर उसके आगे के ही आपको पढ़ने होंगे, है ना। तो आपने पीरियडिक टेबल्स में पढ़ा होगा ऑलरेडी कैसे कॉन्फ़िगरेशन निकालना, तो उसे एक बार रिवाइज कर लो। जिन्होंने नहीं किया है तो वो एक बार यूट्यूब से या कहीं से भी देख के पढ़ लें, और जिन्हें स्कूल में समझना तो क्लास में आके समझ लें। लेकिन अब टाइम नहीं है, कल आपका एग्ज़ाम है 1-2 दिन बाद, तो अगर पहले से पढ़ रखा है तो कर लीजिए, नहीं पढ़ा है तो फिर याद करने वाली चीज़ें देखिए। देखिए, इसमें आपको सिंपल तरीका है। एक तो 30 तक के एलिमेंट्स आपको पता है, तो सिंपली 30 के बाद वाले आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक्स जो भी हैं, सचिन या लक्ष्मण एक्टर जो भी ट्रिक आपने बना रखी है, तिवारी जी जोड़ से हाफे, वो नम में तारा डूबा, इस तरीके से आप ट्रिक से उनको याद रखिए, है ना। और जो एलिमेंट्स ऐसे हैं लाइक डब्लू का नाम क्या है, टंगस्टन, तो ये इसका जो सिंबल है वो बिल्कुल अलग है इसके नाम से। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे दिया है ऑरम, गोल्ड का है AU, ठीक है। मरकरी का HG। तो जो फेमस है इनके कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़। अब आप यहाँ पे देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने का सिंपल ही तरीका ये है कि अगर आपको फर्स्ट आपके 30 तक याद हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। आपको याद सचिन या लक्ष्मण एक्टर, देन आप 21 में अगर 18 प्लस करेंगे तो आपका 39 आएगा, 39 में 18 प्लस करेंगे 57 आएगा, 57 में आपको 32 प्लस करेंगे तो 89 आएगा। तो ऐसे करके आप 1 मिनट के अंदर भी सोच के उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं अगर आपको पूरे याद नहीं है तो। वैसे भी किसी को पूरे याद नहीं होते हैं, सब इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, इसी ट्रिक से बना के उनको याद रखते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस का मैटर आपका यहाँ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर के बाद में आपको उसका पता होना चाहिए क्या, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट सेल का, ठीक है। तो लास्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन जो भी है एक बार अपनी कॉपी पर लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने नोट्स से देख लीजिए। जैसे डी ब्लॉक के लिए कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है N-1D 1 to 10 और NS2। पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो S में भरेंगे आप, फिर उसके बाद में D में भरे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो F ब्लॉक है वहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 में भरे जाते हैं। D में सिर्फ 0 to 1 ही आएंगे आपके, और NF में 1 to 14 है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करेगा। इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन इनका देख लीजिएगा। इसके बाद देखो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस किस तरीके से डिपेंड करती है, ग्रुप में क्या है, इंक्रीज हो रही है या घट रही है, बढ़ रही है, जो भी है ये देख लेना आप। एंथैल्पी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का इफेक्ट बताइए, कलर आयंस का इफेक्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ये सब आपको इसमें रिवाइज कर लेना है। अब एक जनरल हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन और पैटर्न पे आ जाते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पढ़ने से पहले ये देख लो कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ये सब NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दिए हैं। देखो यहाँ पे आपको पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक पूछने के लिए भी आता है ज़्यादातर, है ना। उसका हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जाता है। तो दोनों ही चीज़ों के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनका जो लास्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर +2 लगाया है इनके ऊपर, मतलब कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है।
यानी यहाँ पे जैसे था रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन, तो पहले 4s2 भरा गया, फिर 3d8, क्योंकि निकल का कितना है 28 ना, तो यहाँ पे 4s2 कितना हो जाएगा 0। अब 3d में कितने बच्चे हैं 8, तो आप यहाँ देख लें 3d8, ठीक है 8 भरे, और 8 में भी देखो सबसे पहले जो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, हुन का रूल है और अबाव का रूल है, उसी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं पहले ना, एक 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 करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उनको पेयर्ड करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली देखिए आपको ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स आयंस के निकालने हैं कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आपकी वो है क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स आयन में हमेशा क्या होगा, एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, सेंट्रल एटम आपका डी ब्लॉक का होगा ट्रांजिशन एलिमेंट, और उसके बगल में जो लिखा होगा ब्रैकेट में वो होगा उसका लिगेंड। तो ये लिगेंड पे डिपेंड करता है, वो लिगेंड आपका नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल भी हो सकता है ना। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी मतलब ये इलेक्ट्रॉन वैकेंट रह जाएगा, ठीक है। फिर देख लो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं टोटल, यहाँ पे आपके 4 लिगेंड हैं और एक ये है 5, मीन्स आपको कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए पेयरिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की, 5 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, है ना। तो आपके यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, तो एक तो आपका ये हो गया डी खाली, इसके बाद में एक एस नेक्स्ट वाला ले लेंगे आप आगे का 4s, देन 3 हो जाएंगे पी के। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाएगा DsP2। कितने चाहिए थे आपको, CN4 है ना साइनाइड, यानी 4 ही तो बॉन्ड बनेंगे, मतलब आपको 4 ऑर्बिटल्स चाहिए। तो ये इस तरीके से आप देख लेंगे कि 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, मीन्स 4 ही आपको चाहिए ऑर्बिटल्स। तो ये आपके एक हो गया डी का, देन एक एस का, और 2 हो जाएंगे पी के। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर यहाँ वीक फील्ड लिगेंड होता जैसे H2O है तो पेयरिंग नहीं होती आपकी इसमें। तो ये आप बना के देख लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसी तरीके से हम अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। अगर मीन्स जितने भी आपके इसमें खाली होंगे, मीन्स सिंगल होंगे पेयर्ड, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, है ना, उनके नंबर भी आप इसी से ही निकालेंगे। जितने भी डी ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल में हैं ये देख लीजिए, फिर लास्ट में चेक कर लीजिए कौन कौन से इसमें पेयर्ड हैं, कौन से अनपेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मीन्स पैरामैग्नेटिक आयन है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है, तो मीन्स डायमैग्नेटिक है। तो ऐसे आप ऑप्शन में से सिलेक्ट करेंगे। ये आपके MCQ में भी पूछते हैं, तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि लास्ट सेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से आप ये देख लेंगे, ठीक है। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। बाकी आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ रखा है ऑलरेडी, है ना, तो उस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी चेक कर लेना। और इम्पोर्टेंट आपका यही है, इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कलर्ड इफेक्ट, तो कलर्ड इफेक्ट भी आपके जनरली वही दिखाते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कलर्ड इफेक्ट शो नहीं करेंगे, क्योंकि डायमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है और जो आपके एलिमेंट्स हैं 0 to D 0 है, मीन्स डी ब्लॉक में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है या कम्प्लीटली फिल्ड है 10, तो वहाँ पे कलरलेस एलिमेंट्स होंगे, वहाँ कलरलेस आयंस होंगे, ओके। बाकी अनपेयर्ड वाले में ही आपके कलरफुल होंगे, वही यहाँ पर कलर इफेक्ट दिखेगा। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट आपके लिए, बाकी क्वेश्चन देखो आप, ये जैसे 2023 में आया क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एंड कॉपर का लिखना है। ये Z आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, पर कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आता है, उसको ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लेना बीच में से। और उसके टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बस। तो आपने जो भी एलिमेंट्स के आगे पढ़े हैं, जैसे उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को लिख के एक प्रॉपर्टी हो जाएगी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों की अलग अलग लिखनी है, किस तरीके से भरोगे वो भी लिख दोगे उसके साथ में, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी आप उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिख दो, या एंथैल्पी की प्रॉपर्टी लिख दो, या रेडियस की, जो भी आपको याद है वो प्रॉपर्टी आप लिख देना है, ठीक है। कोई भी 2 मेन लिखनी है आपको। और देखो आपका 23 में ये क्वेश्चन आया, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखो एक बार उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ भी आप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, उसकी एंथैल्पी के बारे में, और जो भी है अनपेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो है, कोई भी आप 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। इसके बाद में देखिए आपकी यहाँ पे दी हुई है ये CFT बना दी है आपकी, है ना। CFSE जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बना दिया। ऑक्टाहेड्रल वाला है और टेट्राहेड्रल, है ना, दोनों में कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, किस तरीके से फिल्ड करते हैं। यहाँ पे देखो आपकी ये T2G स्टेज और EG है, ओके।
तो यहाँ भी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके हिसाब से मूव करेंगे, वो भी आपके हाई स्पिन और लो स्पिन के हिसाब से मूव करते हैं। तो ये थ्योरी एक बार रिवाइज कर लीजिए और देख लीजिएगा। यहाँ देखो ये कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड लेंथेनॉइड। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन बताया था ना, NS2 पहले S में भरे जाएंगे, देन N-1 D में जाएंगे। मतलब अगर आपका पीरियड चौथा है तो जो D सीरीज़ है वो कौन सी होगी, 3D सीरीज़ होगी, ठीक है, यानी 4S2 तो ये 3D। अगर पाँचवा पीरियड है तो 5S, देन ये क्या हो जाएगा आपका 4D सीरीज़, ओके। और F में भरेंगे तो देखो ये जैसे जेनॉन लिखा है ना, तो ये सारे जेनॉन और रेडॉन या क्रिप्टॉन, तो इस तरीके से भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया रहेगा आपको, और आपको भी लिखना होगा तो इसी तरीके से लिखोगे। तो ये जो दिया हुआ है ये आपके जो लास्ट 0 ग्रुप है, मीन्स 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वहाँ तक आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन मीन्स वहाँ के जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड आएगा इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे जेनॉन दे दिया, मीन्स जेनॉन का आप देखो पीरियड टेबल में कौन सा है, 54 है, ठीक है। और ये आपका कौन से पीरियड में आता है, तो ये आपका 5th पीरियड में आता है जेनॉन, है ना। तो 5th के बाद देखो आपका लेंथेनॉइड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 से, मीन्स जेनॉन तक आपका ये हो गया 54। इसके आगे का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो 54 तक आपका ये हो गया है ना। अब जैसे यहाँ इन्हें दे दिया 54 तक ये हो गया, मीन्स 57 के आगे आपके एप ब्लॉक में आ जाओ। जैसे ये 58 वाला दिया या 59 दिया है, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स और भरने हैं 59 तक, 54 तक तो हो गए हैं, 59 तक भरने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स और भरने हैं, है ना। तो जेनॉन तक का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता है कि ये आपका कौन से सीरीज़ का है, देखिए ये आपका 5, मतलब ये 5वें आपके पीरियड का है और लास्ट वाला ग्रुप है, मीन्स 5S2 कंप्लीट फिल्ड है आपका, है ना, 5P6 भी कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। अब जो आपका आएगा इलेक्ट्रॉन वो कहाँ आएगा, वो आपका आएगा 6S में, और 6S में से 5D, देन एक और कम कर दीजिए 4F सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है वो इसी तरीके से दिया हुआ है, 6S2 मीन्स NS2, देन N-1 D में 0 to 1, देन N-2 F 1 to 40 इलेक्ट्रॉन आप इसमें भरेंगे। डी में याद रखना यहाँ सिर्फ 0 to 1 वाले भी आएंगे, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ तक की जो कॉन्फ़िगरेशन दिया 58 तक यही भरा हुआ है, इसके बाद सब 4F में भरे जाएंगे 14 तक, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, इससे क्वेश्चन आजकल बहुत देते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ रखा है तो एक बार चेक कर लीजिएगा। और इसकी जो भी रिएक्शंस हैं ओनली केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए हर बार आती हैं, तो एक एक बार ये केमिकल रिएक्शन देख लेना आप, है ना। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो ये एक बार जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो पेपर में आई हैं सिर्फ वो देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए। नेक्स्ट चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये भी आपका जो है यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इसके भी शायद 2 चैप्टर आपकी बुक में दिए हुए हैं। बुक में डिटेल है, जिसने बुक से पढ़ा है नोट से वो अपना अच्छे से रिवाइज कर लेना, एंड आई होप हो गया होगा सबका रिवाइज। अब तो सिर्फ आप क्वेश्चन देख लो किस तरीके से आए हैं, उनका रिवीजन कर लो, उन टॉपिक्स का जहाँ से क्वेश्चन आए हैं बस। अब इसमें भी आपको पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो दोनों थ्योरीज रिवाइज कर लेनी है। एक वर्नर्स थ्योरी भी है, वो भी आप देख लेना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, इसका एक क्वेश्चन आता है, वो है IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग के लिए देख लेना किस टाइप के लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स के नेम क्या लिखते हैं, हेक्साडेंटिन, बाइडेंटिन, यूनिडेंटिन, ठीक है, पॉलीडेंटिन किस टाइप के हैं, और सेंट्रल मेटल एटम को चेक करना, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर देखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कौन सा स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नंबर कितना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये सब चीज़ें बेसिक पता होंगी तो आराम से आप IUPAC नेमिंग कर लोगे, आपने पढ़ा है, ठीक है। और IUPAC नेमिंग के लिए सबका एक एक एग्जाम्पल टाइप देख लेना कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, और उसके बाहर वाला आयन कैसा है। अगर बाहर वाला आयन पॉजिटिव है और जो आपका स्फीयर है आयनाइजेशन स्फीयर वो नेगेटिव है, तो आपको पता है कि सबसे पहले अपन पॉजिटिव मेटल का ही नेम लिखेंगे जो बाहर है ना। जैसे पोटेशियम दिया हो तो सबसे पहले उसका नेम, देन हम स्फीयर जो भी आपका आयनिक स्फीयर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसकी नेमिंग करेंगे। उसमें भी सबसे पहले लिगेंड्स का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम लिखोगे आप, फिर लास्ट में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसका नेम, देन सबसे लास्ट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर। नेगेटिव वाले में दूसरा है, मीन्स अगर स्फीयर आपका पॉजिटिव है और नेगेटिव आयन बाहर है
तो उसमें जो नेगेटिव आयन का नेम है वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा। और देखिए एक आइसोमेरिज्म भी पूछी जाती है इसमें से, आइसोमेरिज्म भी कंपैरेटिवली एग्जाम्पल से देख लो बस, ज़्यादा मत देखना, सिर्फ आयनाइजेशन, जैसे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कौन से हैं, तो आयंस में डिफरेंस होगा यहाँ पे, है ना। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में H2O के नंबर में डिफरेंस है, यहाँ H2O 6 हैं, यहाँ H2O कितने हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 5 है और एक बाहर रख दिया, तो ये आपस में कैसे हो गए। मीन्स आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, नंबर तो सेम होगा बट उनका प्लेस, पोजीशन, बॉन्डिंग का वो सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म में भी यही है, किस तरीके का बॉन्ड बन रहा है, साइनाइड बॉन्ड नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड है या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बन रहा मेटल के साथ में, तो केवल बॉन्डिंग में चेंज हो गया यहाँ, है ना। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चेंज हो जाएगा कि कौन सा लिगेंड किसके साथ था फिर दूसरे वाले में किसके साथ पहुँच गया, है ना। तो इस टाइप से आप देख लेना कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। तो ये आपके सब एक एक बार देखने हैं, बस पढ़े तो सब है आप लोगों ने। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से इसके पॉइंट्स रिवाइज कर लेना क्या क्या है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी कर लेना, यहाँ तो बहुत कम दिया आपने, बुक से या किसी से पढ़ा हो तो वो देख लेना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में CFSE में एनर्जी का क्या रिलेशन है, वेवलेंथ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का फॉर्मूला तो आगे भी पढ़ा होगा आपने, वही सब है, D ब्लॉक F ब्लॉक में भी दिया है। बस यही आपका इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चंस देख लीजिए कौन से आए हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के क्वेश्चन क्या है, IUPAC नेमिंग में जो क्वेश्चन है वो देख लेना एक बार। बाकी आपका ये कंप्लीट दोनों यूनिट्स जो आपकी हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कंप्लीट होती हैं।